Namaskar. In this session, we'll study something more about the wage and salary administration. और वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में जो हम पहले कंसेप्ट पढ़ चुके हैं उसके आगे हम बढ़ते हैं और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेजेस पढ़ेंगे। देखते हैं। तो कंसेप्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें तीन तरह के कंसेप्ट ऑफ वेजेस होते हैं। पहला होता है मिनिमम वेजेस, दूसरा होता है फेयर वेजेस और तीसरा होता है लिविंग वेजेस। इन तीनों को ऐसा कहा जाता है कि सबसे नीचे मिनिमम वेजेज होता है, उससे थोड़ा सा बढ़िया फेयर वेजेज होता है और उससे ऊपर लिविंग वेजेज होते हैं। इसको थोड़ा सा लेटर फॉर्मेट में समझ लेते हैं। वेज विच मस्ट बी पेड वेदर द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और नॉट, दैट इज मिनिमम वेजेस। कंपनी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है उससे वर्कर को मतलब नहीं, वर्कर ने काम किया है और उसको वेज मिलना चाहिए, मिनिमम वेज मिलना ही चाहिए। आप उसमें ये नहीं बोल सकते कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ इसलिए आपको कम सैलरी दे रहे हैं, जी नहीं, मिनिमम वेज फिक्स है। फॉर एग्जांपल अगर 400 रुपये 8 घंटे का फिक्स है तो मिनिमम आपको 400 रुपये तो देना है, उसके ऊपर का क्या देना है दैट इज अनदर इशू। सो मिनिमम वेज इज विच मस्ट बी पेड वेदर द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और नॉट। फेयर वेज is the above the minimum wage but below the living wage, मतलब मिनिमम वेजेज से थोड़ा सा अच्छा बढ़ा दीजिए तो फेयर वेजेज हो जाता है। मिनिमम वेजेज 400 रुपये 8 घंटे का अगर है तो 500 रुपये अगर कोई कंपनी दे रही है तो इट इज मोर देन मिनिमम वेजेज, तो इसको हम फेयर वेजेज कह सकते हैं। लिविंग वेजेज क्या होता है? द लिविंग वेज इज द हाईएस्ट अमॉन्ग द थ्री। इट मस्ट प्रोवाइड basic amenities of life, efficiency of worker, satisfy social needs of the worker such as medical, education, retirement etc. ये सब कुछ जहां पर इंक्लूड होगा उसको लिविंग वेज कहते हैं। इसको वन बाय वन थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ये कंसेप्ट ऑफ वेजेज है, इसमें ये मिनिमम वेजेज है, मिनिमम वेजेज से ज्यादा फेयर वेजेज होता है, इससे हायर लिविंग वेजेज होता है। और रियल वेज हमने पहले चैप्टर में समझ रखा है, रियल वेज जो होता है दैट इज द वैल्यू ऑफ द वेज है, वैल्यू ऑफ द मनी है। यहाँ पर मिनिमम वेजेज है, फेयर वेजेज है, लिविंग वेजेज है और आइडियल वेज है। आइडियल वेज एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे कंपनी वाले अपने प्रॉफिट के अनुसार वर्कर को भी पे करते हैं। Minimum wages is the lowest hourly, daily, monthly remuneration that employers may legally pay to workers. ये मिनिमम वेजेज जो है लिस्ट पेमेंट है जिसको पे करना ही है। The conception of minimum wages is based upon the principle of equity and social justice. ऐसा है, वर्कर आपके यहाँ काम कर रहा है और उसको भोजन वस्त्र आवास की व्यवस्था करना भी आप ही की जिम्मेदारी है और इसको ध्यान में रखते हुए मिनिमम वेजेज फिक्स किया गया है। The act also requires the appropriate government to fix minimum rates of wages in respect of employments specified in scheduled and also review and revise the same at intervals not exceeding 5 years. 5 साल के अंतराल में आपको कम से कम एक बार मिनिमम वेजेज को रिवाइज करना है। हर 5 साल में एक वेज बोर्ड होता है, वे वेज बोर्ड जो होता है मिनिमम वेजेज को जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसके अनुसार उसको रिवाइज करता है। ये बहुत पुराना डेटा है। फेयर वेजेज जो है, अ फेयर वेज इज समथिंग मोर देन द मिनिमम वेजेस। फेयर वेज इज अ मीन बिटवीन द लिविंग वेज एंड द मिनिमम वेज। अगर 400 रुपया गवर्नमेंट ने फिक्स किया है मिनिमम वेज, अगर आप एग्जैक्ट 400 रुपया दे रहे हैं तो वो तो मिनिमम वेजेज हो गया, और अगर कुछ बढ़ा करके 500 दे रहे हैं तो वो फेयर वेजेज हो गया। और लिविंग वेजेस क्या है? The living wage is based on the concept that work should provide a adequate income to cover the necessary living cost of the family. आपको इतना वेज मिलना चाहिए, इतने मनी मिलना चाहिए जिससे आप अपने जितने भी फैमिली रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें।
उसको लिविंग वेज कहते हैं। कैलकुलेटेड फॉर अ फैमिली नॉट अ सिंगल वर्कर। लिविंग वेज को देते समय पूरी फैमिली को ध्यान में रखा जाएगा। बेस्ड अपॉन एक्चुअल एक्सपेंसेस इन द गिवन कम्युनिटी एंड द टैक्स एंड द गवर्नमेंट्स बेनिफिट्स, इसको भी ध्यान में रखना। द मोटो ऑफ मेनी लिविंग वेज कंपनीज इज टू मेक द मिनिमम वेज है लिविंग वेज। लिविंग वेज इज वॉलंटरली नॉट लेजिस्लेटेड। गवर्नमेंट कंपलसरी नहीं कर सकती कि नहीं आपको 400 नहीं 500 ही देना है। जो कंपलसरी करेगी वो मिनिमम वेजेज हो गया, और उसके बाद से गवर्नमेंट छोड़ देती है एम्प्लॉयर को कि एम्प्लॉयर आप अपने तरफ से कुछ बढ़ा करके दीजिए। तो एम्प्लॉयर अगर बढ़ा करके देता है तो फेयर वेजेज लिविंग वेजेज में चला जाएगा, और इट इज प्योरली वॉलंटरी। तो इसमें लिविंग वेजेज में ये बता रहे हैं महाराज कि फूड होता है, शेल्टर होता है, हेल्थ केयर होता है, एजुकेशन होता है, क्लोथिंग होती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, क्या पर्पस है इसका? रिवार्ड एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू इफेक्ट एंड मेरिट। जो घोड़ा है उसको चना खिलाइए और जो गधा है उसको घास खिलाइए। ये ऑब्जेक्टिव है सैलरी एंड वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का। मेरिट बेसिस पे लोगों को सैलरी देना है। जो अच्छा काम कर रहा है, जो इफिशिएंट है, उसको उसी तरीके से बढ़िया सैलरी दीजिए, और जो डंकी है उसको कम सैलरी दीजिए। अट्रैक्ट एंड रिटेन द सर्विसेज ऑफ डिजायरेबल एम्प्लॉय। जो अच्छे एम्प्लॉय हैं, जो अच्छा से परफॉर्म कर रहे हैं, उनको रोक के रखना कोई आसान बात नहीं है। उनको पता है कि उनकी वैल्यू ज्यादा है, दूसरी तीसरी कंपनी वाले उनको ज्यादा पैसे में बुला सकते हैं। इसलिए जो स्किल्ड एम्प्लॉय हैं, जो प्रोफेशनल एम्प्लॉय हैं, जो इफिशिएंट एम्प्लॉय हैं, उनको रिटेन करने के लिए अप टू दैट लेवल आपको सैलरी देनी चाहिए। गेट इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉयज के मोरल को अप करेंगे तो प्रोडक्टिविटी अपने आप अप हो जाएगा। पे एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस एंड डिफिकल्टी ऑफ द जॉब। जॉब का कुछ इंपॉर्टेंस भी होता है और कुछ जॉब को काम करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है, उसमें हाई रिस्क होता है, तो रिस्क के अनुसार भी पेमेंट को फिक्स करना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेज एंड सैलरी लेवल्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेज एंड सैलरी को फिक्स करने के लिए अफेक्ट करते हैं। क्या क्या होते हैं? रेमुनरेशन इन कंपेरेबल इंडस्ट्रीज। अगर शुगर मिल में बाकी जगहों पे 600 रुपया 8 घंटे का मिल रहा है, तो आप अपने शुगर मिल में 500 देंगे, कोई रहेगा ही नहीं, आपको उनके लाइन में देना पड़ेगा। फर्म्स एबिलिटी टू पे, कंपनी की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, कितना इनकम कर रही है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। अगर ज्यादा कर रही है तो ज्यादा दे सकती है, नहीं कर रही है तो मिनिमम वेजेस तो देना ही है। रिलेटिंग टू प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, इन्फ्लेशन के अनुसार प्राइस इंडेक्स के अनुसार सैलरी में भी थोड़ा बहुत बढ़ोतरी की जाती है। प्रोडक्टिविटी, ये जो जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, इससे प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ रही है तो उनको कमेंसुरेट करना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग देखना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, सैलरी भी डे बाय डे बढ़ाना पड़ेगा। यूनियन प्रेशर एंड स्ट्रेटजी, कई जगहों पे यूनियन बहुत स्ट्रांग है, और यूनियन अगर बहुत स्ट्रांग है तो थोड़ा बहुत उनको मिला जुला करके लेके चलना पड़ता है, और उनको कन्विंस करके और अकॉर्डिंगली अपना सैलरी फिक्स कीजिए। गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, कई जगहों पे गवर्नमेंट फिक्स कर दी है, इस प्रोफेशन के लिए कम से कम इतना देना ही है, इस प्रोफेशन के लिए कम से कम इतना देना ही, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है, उससे नीचे तो आप जा ही नहीं सकते। अब कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब कंपोनेंट ऑफ सैलरी की बात आती है तो उसमें अर्निंग में क्या क्या होगा? बेसिक पे होगा, आपका डीए होगा, कुछ कंपनी एचआरए देती है, कुछ नहीं देती है, कुछ कन्वेंस अलाउंसेस देती है, कुछ गाड़ी दे देती है, कुछ चीजों का रीइंबर्समेंट होता है। हो सकता है कि ड्रेस का रीइंबर्समेंट हो, शूज का रीइंबर्समेंट हो, मोबाइल बिल रीइंबर्समेंट हो, और अदर अलाउंसेज में आपको मिसलेनियस टाइप के कुछ अलाउंसेज हो सकते हैं, चाहे वो डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस देते हैं। ये सब आपके अर्निंग में आते हैं, ये आपके पे स्लिप में लेफ्ट साइड में आते हैं, और पे स्लिप के राइट साइड में डिडक्शन होते हैं। पीएफ आपका डिडक्शन होगा, ईएसआई डिडक्शन होगा, प्रोफेशनल टैक्स अगर कुछ है तो डिडक्शन होगा, आपका टीडीएस अगर टैक्स बन रहा है तो उसका डिडक्शन होगा, लेबर वेलफेयर फंड अगर है तो वहां पर कुछ पे करना पड़ेगा। अदर डिडक्शन होता है, अगर आप यूनियन ज्वाइन किए हैं तो उसका भी कटेगा, अगर आप एसोसिएशन ज्वाइन किए हैं तो उसका भी कुछ डिडक्शन होगा। तो जो अर्निंग है, अर्निंग माइनस डिडक्शन जो होता है दैट इज पे इन हैंड आता है। अगर अर्निंग आपकी 30,000 है और डिडक्शन 5,000 गया तो आपको 25,000 इन हैंड मिलेगा। कंपोनेंट्स ऑफ पे स्ट्रक्चर,
अभी हमने पहले पढ़ा कि क्या क्या पे स्ट्रक्चर में आता है। अभी हम देख रहे हैं क्या क्या पे स्ट्रक्चर में नहीं आता है। जो पे स्ट्रक्चर, मंथली पे स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या नहीं आता। बोनस साल में 1 बार 2 बार देते हैं, वो आपके पे स्ट्रक्चर में नहीं आता है। पेमेंट्स मेड अंडर ए प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम, प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम में अगर कुछ पेमेंट हो रहा है वो भी पे स्ट्रक्चर में नहीं आता है, आपके बेसिक वगैरह में नहीं आता है। वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन, हाउस एकोमोडेशन का जो भी आपको रेंट मिल रहा है, वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन है, वो भी आपके पे स्ट्रक्चर में नहीं आता। एचआरए आता है, ये नहीं आता। मेडिकल अलाउंसेज अगर कुछ है वो आपके पे स्ट्रक्चर में नहीं आता। ट्रेवलिंग अलाउंसेज है, पे स्ट्रक्चर में नहीं आता। एनी अदर सम पेड टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस नहीं आता। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन प्रोविडेंट फंड, ये जो गवर्नमेंट का अपना फंड 10% होता है, वो पे स्ट्रक्चर में नहीं आता। एनी एमेनिटी और सर्विस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंप्यूटेशन ऑफ वेजेज, वो जो कुछ भी एक्सक्लूड किया हुआ है वो सब पे स्ट्रक्चर में नहीं आते हैं। दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पे स्ट्रक्चर, दे आर इन एडिशन टू पे स्ट्रक्चर। एक प्रोविडेंट फंड होता है, एक ग्रेच्युटी होता है। इन दोनों में लोग अक्सर कंफ्यूजन कर जाते हैं, इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, प्रोविडेंट फंड में फॉर एग्जांपल 10% एम्प्लॉय का कटेगा तो 10% एम्प्लॉयर का भी देना है, 20% जमा होगा। ग्रेच्युटी में कंट्रीब्यूशन ओनली फ्रॉम द एम्प्लॉयर, इसमें ग्रेच्युटी में सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का नहीं होता। प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय बिकम्स एलिजिबल फॉर पीएफ फ्रॉम द डे ऑफ ज्वाइनिंग, जिस दिन ज्वाइन कर लिया उस दिन से पीएफ के लिए एलिजिबल हो गया। एलिजिबल ओनली आफ्टर 5 years इन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअसली 5 साल तक अगर आप काम करेंगे तभी आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। अगर आप 4.5 साल में चले गए, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। द पीएफ एक्ट अप्लाइज टू एनी कंपनी हैविंग 20 एम्प्लॉइज और मोर, जहां कहीं भी 20 से ज्यादा 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉई है वहां पर पीएफ एक्ट अप्लाई होता है। द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाइज टू एनी कंपनी हैविंग 10 एम्प्लॉइज और मोर, जहां पे 10 लोग से ज्यादा काम करते हैं, 10 और 10 से ज्यादा, वहां पर ग्रेच्युटी अप्लाई होती है। पीएफ इज ट्रांसफरेबल टू न्यू कंपनी, पीएफ आप एक कंपनी में आप काम कर रहे हैं, यहाँ से दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी में जा रहे हैं, वो पीएफ जो है इस कंपनी का उस कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा, पीएफ जो आपके नाम के साथ अटैच रहेगा। ग्रेच्युटी इज नॉट ट्रांसफरेबल, अगर 5 साल से पहले आपने जॉब छोड़ दिया तो ग्रेच्युटी मिलेगा ही नहीं। 5 साल के बाद आप छोड़ रहे हैं तो कंपनी ग्रेच्युटी कैलकुलेट करके आपको पे कर देगी। अगले स्टेशन, अगले यूनिट में अगला ग्रेच्युटी शुरू होगा। तो ये बेसिकली प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी में डिफरेंसेस हैं। कुछ परक्विजिट्स भी मिलते हैं, कुछ अलग से भी एक्स्ट्रा कुछ अलाउंसेज मिलते हैं, उसको हम देख लेते हैं कि मॉनेटरी क्या होते हैं और नॉन मॉनेटरी क्या होते हैं। फ्री जो होगा, जैसे कि डोमेस्टिक सर्वेंट और एम्प्लॉय होम काम, घर पर काम करने के लिए कोई एम्प्लॉय मिल गया, गार्डनर मिल गया, स्वीपर मिल गया, वॉचमैन मिल गया, अगर कंपनी के तरफ से फ्री में हमारे घर पे काम करने के लिए गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन आ गया तो वो जो होता है नॉन मॉनेटरी में आएगा। उसके लिए पैसे आपको नहीं मिल रहे हैं लेकिन बेनिफिट तो मिल ही रहे हैं ना, तो वो नॉन मॉनेटरी में आएगा। मॉनेटरी में क्या आएगा? रिइंबर्समेंट ऑफ सैलरी ऑफ सर्वेंट। अगर आपकी कंपनी ये कहती है कि आप सर्वेंट रख लीजिए, उसको पे कीजिए और उसके बदले में हम आपको 5,000 रुपया देंगे, तो वो रिइंबर्समेंट हो गया। तो रिइंबर्समेंट जो है वो मॉनेटरी में आता है। और अगर सीधे सीधे वो आपको वर्कर दे दिया गया, स्टाफ दे दिया गया, वो नॉन मॉनेटरी में आता है। फ्री गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एम्प्लॉइज होम, ये जितने भी फ्री में देंगे, सामान देंगे, गैस देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ये सब नॉन मॉनेटरी में हो गया। अगर रीइंबर्समेंट करना पड़ गया, रीइंबर्समेंट ऑफ गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मॉनेटरी में आ जाएगा। फ्री एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर एम्प्लॉय चिल्ड्रेन मोर देन 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज तक गवर्नमेंट ने दिया था, अभी उसका बढ़ते रहता है, स्लैब चेंज होता रहता है, तो वो नॉन मॉनेटरी में हो जाएगा। जब रिइंबर्समेंट ऑफ स्कूल फी मोर देन 1,000 है, ये भी अमाउंट चेंज होता रहता है, तो मॉनेटरी में आ जाता है। यूज ऑफ मोटर कार, अगर कंपनी ने कार दिया है तो नॉन मॉनेटरी हो गया। और अगर कंपनी बोलती है आप ओला से, रेड टैक्सी से, कि हायर करके टैक्सी से आप आइए जाइए और ये आप पैसे क्लेम कर लीजिए, तो वो मॉनेटरी में आता है।
प्राइवेट जर्नी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट और कंसेशनल रेट ऑफ एम्प्लॉय का कोई प्राइवेट जर्नी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है या कुछ कंसेशनल है, ये मॉनेटरी नहीं है। और मॉनेटरी क्या हो जाएगा, अगर आपने रीइंबर्समेंट किया ट्रेवल बिल को तो वो मॉनेटरी परक्विजिट हो जाता है। तो जो ये जितने भी ये चीजें हैं, अगर आपको कैश के रूप में मिलता है, चाहे आप क्लेम करते हैं तो परक्विजिट्स हो गया, और नहीं तो अगर उसको बेनिफिट के रूप में एज इट इज आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है तो वो नॉन मॉनेटरी हो गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से इस लेसन में हमने वेजेज के कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स समझे। अगले चैप्टर में देखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।